आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। बेटा हमारे साइड बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन वही रीज़न है ना कि बारिश होने की वजह से क्लास तो अभी हो नहीं पाएगी। तो मैंने बोला आप लोग का तैयारी रुकना नहीं चाहिए, इसी वजह से ऑफ कैमरा आप लोग के लिए वीडियो लाया जा रहा है। तो सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। लास्ट क्लास में अधिनियम के अंतर्गत जो लैंगिक उत्पीड़न वाला टॉपिक हम लोगों ने देखा था, है ना, उसका अध्याय 3 तक हमने कवर कर लिया है। अध्याय 4 से अभी अपन चीज़ों को क्लियर करेंगे और लैंगिक उत्पीड़न वाला टॉपिक जो है कंप्लीट खत्म करेंगे। क्लियर है क्या चीज़ें? तो सभी बच्चे लास्ट तक वीडियो को देखेंगे और अगर वीडियो पसंद आता है तो कमेंट तो करना अच्छा है तुम लोगों को, ठीक है, और लाइक करना नहीं भूलना है। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए हमारा आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर अध्याय 4 के अंतर्गत अपन किसकी बात करने वाले हैं? परिवाद की बात करने वाले हैं। अब परिवाद का क्या मतलब होता है ये हमने आगे के अध्याय में देख लिया है। यहाँ पर फिलहाल पॉइंट हमारा ये है कि लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद, अब ये क्या चीज है और यहाँ पर से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ठीक, देखिए, कोई व्यथित महिला कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का घटना की तारीख से 3 मास की अवधि, मास मतलब होता है महीना, ठीक है, 3 मास की अवधि के भीतर और श्रृंखलाबद्ध घटनाओं की दशा में अंतिम घटना की तारीख को 3 मास की अवधि के भीतर लिखित में परिवाद आंतरिक समिति को यदि इस प्रकार गठित की गई है या यदि इस प्रकार गठित नहीं की गई है तो स्थानीय समिति को कर सकेगी। यहाँ पर सीधा सीधा बताया ये जा रहा है बेटा कि जो महिला होती है, व्यथित महिला मतलब जिसके ऊपर क्या हुआ है, अत्याचार हुआ है, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की घटना हुई है, तो उस तारीख से लेकर के 3 महीने की अवधि के भीतर जितनी भी घटनाएं घटी हैं, ठीक है, उसको क्या कर सकता है, अगर कोई आंतरिक समिति वहां पर बनी हुई है वहां जाकर वो सूचित करेगी। और मान लो आंतरिक समिति नहीं बनी है तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, स्थानीय समिति को जाकर के उसकी सूचना वो दे सकती है। लेकिन कब तक बोला जा रहा है, तो दशा में अंतिम घटना की तारीख से 3 माह की अवधि के भीतर। तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल याद रखने वाली चीज क्या है कि 3 महीना आपको याद रखना है। चीजें क्या हमारी क्लियर? आगे देखो, परंतु जहां ऐसा परिवाद नहीं किया जा सकता वहां आंतरिक समिति का यथास्थिति पीठासीन अधिकारी या सदस्य या स्थानीय समिति का अध्यक्ष कोई भी सदस्य महिला को लिखित में परिवाद करने के लिए युक्त सहायता प्रदान करेगा। मान लो वो महिला इस कंडीशन में नहीं है कि वो किसी को सूचना दे सके या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन ले सके, तो वहां पर बताया ये जा रहा है कि ऐसा परिवाद लिखित में नहीं किया जा सकता है। तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, आंतरिक समिति या फिर यथास्थिति जो भी पीठासीन होगी, हमने ये देखा हुआ था कि इसके अंतर्गत एक पीठासीन अधिकारी होती है जो कि एक वरिष्ठ महिला होती है ना, ये भी हमने चर्चा किया था। तो पीठासीन अधिकारी या सदस्य या फिर स्थानीय समिति का अध्यक्ष कोई भी सदस्य महिला को लिखित में परिवाद करने के लिए युक्त सहायता प्रदान करेगा। तो यह पॉइंट भी हमारा क्लियर। परंतु यह और यथास्थिति आंतरिक समिति का स्थानीय समिति लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से 3 मास से अधिक समय को विस्तारित कर सकेगी। बात आया कि अपने को समझ में, यदि उसका समाधान हो जाता है तो परिस्थितियां ऐसी थी जिन्होंने महिला को उक्त अवधि के भीतर परिवाद फाइल करने से निवारित किया गया था। ओवरऑल कहने का यह मतलब है कि जो महिला है जिसके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का प्रत्यारोपण या फिर अत्याचार हो रहा है तो वो महिला क्या कर सकती है, जिस दिन घटना हुआ है उस घटना के 3 महीने के अंदर जाकर के उसको क्या करना पड़ेगा, अपने परिवाद वहां पर बताना पड़ेगा कि मेरे साथ ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं। मान लो महिला उस कंडीशन में नहीं है तो जो भी समितियां रहेंगी, उसके अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं या फिर पीठासीन अधिकारी हैं, वो लिखित रूप में परिवाद भर्ती करने में या फिर परिवाद आरोपित करने में या परिवाद फाइल करने में उनकी मदद करेगा। ये बोलना चाह रहा था पूरे स्लाइड में, हमको ये चीज समझ में आ चुका, राइट। चलिए आगे देखते हैं। जहां व्यथित महिला अपने शारीरिक या मानसिक असमर्थ या मृत्यु के कारण या अन्यथा परिवार करने में असमर्थ है, परिवाद करने में असमर्थ है, तो उसका विधिक वारिस या ऐसा अन्य व्यक्ति जो विहित किया जाए इस धारा के अधीन परिवाद कर सकेगा। मान लो वो परिवाद करने की स्थिति में नहीं है, कोई भी रीजन हो सकता है, मान लो मानसिक रूप से सक्षम नहीं है या कोई भी रीजन है, तो उसके जगह पर उसका जो वारिस होगा, ठीक है, उसका बेटा, उसका पुत्र या फिर उसका कोई भी रिलेटिव है ना, वह भी जाकर के परिवाद कर सकता है, यह भी बताया गया। तो ऐसे प्रश्न आपके कूट में आ जाते हैं, तो आपने बहुत ध्यान से चीजों को समझना है। चलिए 10वें नंबर पर आपको दिख रहा है सुलह। सुलह मतलब क्या बात हो रहा है, तो यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति धारा 11 के अधीन जांच आरंभ करने से पूर्व व्यथित महिला के अनुरोध पर सुलह के माध्यम से उसके और प्रत्यर्थी के बीच मामले का समाधान करने के उपाय कर सकेगी, परंतु कोई धन संबंधी सुलह के एक आधार के रूप में नहीं किया जाएगा। देखो यहाँ पर सुलह होने की बात हो रही है, लेकिन सुलह भी कौन से कंडीशन में होगा, तो सुलह भी तभी होगा जब वो महिला चाहेगी। तो मान लो महिला ही अनुरोध कर रही है कि मुझे सुलह करना है जो प्रत्यर्थी है उसके साथ, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में ये उनका सुलह करवा देगी। ये भी चीजें हमारी क्लियर। लेकिन क्या बताया गया है, धन संबंधी सुलह के आधार के रूप में नहीं किया जाएगा, ये चीज भी क्लियर। मान लो जो आरोपित है, ठीक है, या फिर जो आरोपी है जिसने क्या किया, महिला के साथ गलत किया, अब वो पैसा दे करके क्या करना पा रहा है, क्या करना चाह रहा है, जो मुद्दा है उसको सुलटाना चाह रहा है, बोल सकते हैं हम, है ना, तो वह चीज यहाँ पर नहीं हो सकता, यह बताया गया है। ठीक,
अब देखो, जहां उपधारा 1 के अधीन कोई समाधान हो गया है वहां यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस प्रकार किए गए समाधान की अभिलिखित करेगी और उसे नियोजक या फिर जिलाधिकारी को ऐसी कार्रवाई करने के लिए भेजेगी जो सिफारिश में विनिर्दिष्ट किया जाएगा। तो यहां तक हमारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। चलिए आगे पॉइंट क्या बोला जा रहा है वो देखते हैं। यथास्थित आंतरिक समिति या स्थानीय समिति उपधारा 2 के अधीन अभिलिखित किए गए समाधान की प्रतियां व्यथित महिला और प्रत्यर्थी को उपलब्ध कराएंगे। मतलब देखो, जो भी चीजें हो रही है उसका रिपोर्ट तो आपको बनाना पड़ेगा। अब जब आप रिपोर्ट बनाएंगे तो उस रिपोर्ट को जो आपके ऊपर में अधिकारी बैठे हुए हैं, ठीक है, चाहे मजिस्ट्रेट बोल दो या जिलाधिकारी बोल दो, जो भी बैठा हुआ है उसको आपको एक प्रति देना पड़ेगा। उनको एक प्रति दोगे ही दोगे आप। उसके अलावा जो महिला है जिस पर यह कार्यवाही हुई है, मतलब जो अत्याचार हुआ है, उस महिला को भी आपको एक प्रति उपलब्ध कराना है और जो आरोपी उसको भी एक प्रति आपको देना पड़ेगा। क्लियर। जहां उपधारा 1 के अधीन कोई समाधान हो जाता है वहां यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति द्वारा कोई जांच संचालित नहीं की जाएगी। तो यहां तक भी चीजें क्या हमारी क्लियर। साफ साफ शब्द में यहां पर बोला गया बेटा कि यदि उपधारा 1 के अधीन कोई समाधान मान लो हो गया, अब समाधान तो हो गया ना, तो यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति द्वारा कोई जांच संचालित नहीं। जब मुद्दा ही खत्म हो गया है, उन्होंने सुलह कर लिया, पूरी चीजें समाधान हो चुका है, तो फिर से उसको बार बार उस चीज को उखेड़ने का कोई मतलब नहीं है। तो वही चीज यहाँ पर बोल रहा है कि एक बार अगर चीजें क्लियर हो चुकी हैं, समाधान हो गया, तो वहां पर कोई भी समिति, चाहे स्थानीय समिति हो या आंतरिक समिति हो, कोई भी फिर से जांच संचालित नहीं की जाएगी। बात हमारी यहाँ तक क्लियर। अब 11वें नंबर पर क्या बोला जा रहा है, देखो, परिवाद के बारे में जांच की बात करता है। परिवाद के बारे में क्या जांच की बात कर रहा है, तो धारा 10 के उपबंध के अधीन रहते हुए यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, जहां प्रत्यर्थी कोई कर्मचारी है, मान लो जिसने आरोप किया है, ठीक है, जिसने अत्याचार किया है, वह मान लो कोई कर्मचारी है, तो वहां प्रत्यर्थी को लागू सेवा नियम के उपबंध के अनुसार, जहां ऐसे कोई नियम विद्यमान नहीं है, वहां ऐसी रीति में जो विहित की जाए परिवाद के बारे में जांच करने की कार्यवाही करेगी, या किसी घरेलू कर्मकार की दशा में स्थानीय समिति या प्रथम दृष्टया मामला विद्यमान है, तो भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 509 और जहां लागू हो वहां उक्त संहिता के किसी अन्य सुसंगत उपबंध के अधीन मामला रजिस्टर करने के लिए 7 दिन की अवधि के भीतर पुलिस को परिवाद भेजेगी। बात आ गया यहाँ पर अपने को समझ में। तो यहाँ पर जो दिन दिया गया 7 दिन, ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। चीजें यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, परंतु जहां व्यथित महिला यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को यह सूचित करती है कि धारा 10 के उपधारा 2 के अधीन किए गए समाधान किसी निबंध या शर्त का प्रत्यर्थी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया, मान लो उसको ये पता चला या फिर व्यक्ति में मैंने बताया कि जो प्रत्यर्थी है उसने किसी चीज का पालन नहीं किया है, तो वहां आंतरिक समिति या फिर स्थानीय समिति यथास्थिति परिवाद के बारे में जांच करने के लिए कार्यवाही करेगी और पुलिस को भी परिवाद भेजेगी। आगे क्या अपने को समझ में, मान लो जो कंडीशन उसको बताए गए हैं कि तुमको ये करना पड़ेगा, जो आरोपी है और वो चीजों को नहीं करता है, तो उस कंडीशन में मान लो महिला ने उनको बता दिया कि ये जो है आपकी बात को नहीं सुन रहा है, आपने जो कंडीशंस बताए थे उसको ये नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसको फिर से जांच करने के लिए परिवाद भेजा जाएगा। बात यहां तक भी हमारी क्या क्लियर हो गई। परंतु यह और है कि दोनों पक्षकार कर्मचारी हैं, वहां पक्षकारों को जांच के प्रक्रम के दौरान सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। समझ आया ना। मान लो दोनों ही कर्मचारी हैं, एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, जो पक्षकार हैं उनको जांच के प्रक्रम के दौरान सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। निष्कर्ष एक प्रति दोनों पक्षकारों को उन्हें समिति के समक्ष निष्कर्ष के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के समर्थ बनाने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब ऐसा है अगर कि एक जाने कर्मचारी है और एक जाने कर्मचारी नहीं है, ठीक है, उसके बावजूद उसके साथ उत्पीड़न हुआ है, तो उस कंडीशन में चीजें थोड़ी अलग हो जाती हैं। और दोनों के दोनों मान लो कर्मचारी है, तो फिर वहां पर सख्त जांच होगा कि एक्चुअली में कोई गलती थी या नहीं गलती थी, ठीक है, या फिर जो आरोपी है उसने सच में कुछ गलत किया है या नहीं किया, या कहीं महिला तो उसको नहीं फंसा रही है। आ रहा है समझ में। भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 509 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी न्यायालय जब प्रत्यर्थी को अपराध का सिद्ध दोष ठहराया जाता है, धारा 15 के उपबंध को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी द्वारा व्यथित महिला को ऐसी राशि संदाय का आदेश कर सकेगा जो वो समुचित समझे। मान लो जो आरोपी है, क्लियर हो गया कि हाँ तुमने क्या किया है, तुमने आरोप किया है, तुमने गुनाह किया है, तो उस कंडीशन में जो भी व्यथित महिला को ऐसी राशि वो देगा जो आदेश किया जाएगा भारतीय दंड संहिता के अनुसार। न्यायालय जो भी आदेश करेगा उतना पैसा उसको देना पड़ेगा, जो भी समुचित समझा जाए। बात यहां तक हमारी क्लियर हो गई है। चलिए आगे क्या बोला जा रहा है देखते हैं। अब यहां पर कुछ चीजें बताई गई हैं, जैसे कि उपधारा 3 के बारे में क्या बताया जा रहा है। देखो तो तीसरा पॉइंट है, उपधारा 1 के अधीन कार्यवाही करने के प्रयोजन के लिए यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को वही शक्तियां होंगी जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के 5 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में नहीं था। ये पॉइंट मैं आप लोग को ऑलरेडी बता रखी हूं, है ना। तो यह आपको ध्यान रखना है कि जो भी कार्यवाही कर रहा है
उसको सिविल न्यायालय की पूरी शक्तियां दी जाएंगी, है ना। अब यहाँ पर क्या क्या बताया गया है देखो, तो किसी व्यक्ति को हाजिर करना, समन करना और शपथ कर उसकी परीक्षा देना, ये तो हमने देख लिया था। किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश, अच्छा ये पॉइंट क्योंकि हमने देख लिया था इसीलिए हमको ऐसा लग रहा है कि ये पॉइंट हो चुका है, ठीक है। अध्याय 5 पर आ जाए अपन सीधा, तो अध्याय 4 हमारा इस प्रकार से खत्म हो चुका है। अच्छा एक बार इसको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं ना, पढ़ लिए तब भी कोई इशू नहीं है। देखो बोला जा रहा है कि किसी व्यक्ति को मान लो हाजिर करना है, समन करना है और उसको शपथ कर उसकी परीक्षा करना है, तो यह अधिकार है उनके पास कि वह क्या कर सकता है, जो स्थानीय समिति उसके पास है ना ये अधिकार कि वो ये चीजें कर सकता है। दूसरा, किन्हीं दस्तावेजों के प्रकटीकरण पेश किए जाने की अपेक्षा करना, बिल्कुल वो मांग सकता है, तुम्हारे पास क्या क्या सबूत है सब प्रकट करो, यहाँ पे इतना अधिकार है उसके पास, किसके पास, स्थानीय समिति के पास। ऐसा कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए, जो भी वो बोलेगा उसको करना पड़ेगा, क्योंकि उसको शक्ति किसकी मिल चुकी है, अभी सिविल न्यायालय की शक्ति उसको दे दिया गया है। चीजें क्लियर। अब देखो चौथा पॉइंट बोल रहा है, उपधारा 1 के अधीन जांच 90 दिन के अवधि के भीतर पूरी होगी। यह पॉइंट नोट डाउन करेंगे जो भी बच्चे नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, कि 90 दिन के अवधि के भीतर जो भी कार्यवाही आपका चल रहा है, जो भी जांच आपका चल रहा है, वो 90 दिन के अंदर पूरा हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। पॉइंट हमारी क्लियर। चलिए अब अध्याय 5 में क्या बोल रहा है देखते हैं, है ना। हम पहुंच चुके हैं अध्याय 5 में, जिसमें हम परिवाद के बारे में जांच की बात करेंगे। अब परिवाद के बारे में जांच के अंतर्गत क्या क्या चीजें हमको देखनी है बेटा, तो देखिए जांच के लंबित रहने के दौरान कार्यवाही, इसके बारे में क्या बताया जा रहा है, तो यहां पर बताया जा रहा है कि जांच के लंबित होने के दौरान व्यथित महिला द्वारा किए गए अनुरोध पर यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति नियोजक को निम्नलिखित की सिफारिश कर सकेगी। क्या की सिफारिश कर सकती है, नियोजक मतलब समझ गए ना, जो मैंने बताया था, ऑनर बोल दो या फिर मैनेजर बोल दो, ठीक है ना, जिसके अंदर में ये समितियां वगैरह बनाई जाती हैं कि हमारे कार्यस्थल पर अगर किसी के साथ कुछ भी गलत हो तो ये समिति उस पर क्या करेगी, डिसीजन लेगी, या फिर यहाँ पर बैठक होगा, ये सारा। तो नियोजक के पास निम्नलिखित चीजों की सिफारिश कर सकती है। कौन कर सकती है, स्थानीय समिति। कैसे, जैसे कि पहला है व्यथित महिला या प्रत्यर्थी का किसी अन्य कार्यस्थल में स्थानांतरण करना, तो यह तो वही करेगा ना, यह तो नियोजक ही कर सकता है, पर यह करने के लिए उसको सिफारिश कौन करेगा बेटा, तो जो भी आपकी समिति, आंतरिक समिति जो भी रहेगी, वह उनसे सिफारिश करेगी कि कृपया आप एक काम करें, इस महिला के स्थानांतरण किसी अन्य कार्यस्थल पर आप कर दीजिए। आपके पास तो बहुत सारी फैक्ट्रीज होंगी, बहुत सारे काम के स्थल होंगे, आया समझ में। दूसरा, व्यथित महिला की 3 मास की अवधि को छुट्टी मंजूर करना, यह भी सिफारिश उसको करना पड़ेगा कि महिला के ऊपर इतना सारा अत्याचार हुआ है, उसका माइंड सेट नहीं है, कम से कम रेस्ट करने के लिए उसको 3 महीने का समय आप दे दें, ठीक। तीसरा है व्यथित महिला को ऐसी अन्य राहत प्रदान करना जो कि विहित किया जाए, जो भी वो नीड करती है, जो भी उसको चाहिए उस टाइम पर महिला को, वो सारी चीजें उसको प्रोवाइड करने के लिए क्या कर सकता है, सिफारिश कर सकता है। कौन कर सकता है बेटा, तो जो स्थानीय समिति है वो कर सकता है, और किससे करेगा, नियोजक से करेगा। बात यहां तक क्या हमारी क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। देखो दूसरे पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, इस धारा के अधीन व्यथित महिला को मंजूर की गई छुट्टी उस छुट्टी के अतिरिक्त होगी जिसके लिए वह अन्यथा हकदार होगी। मतलब होता है ना ऐसा कि कोई भी कर्म स्थल पर है आप, कोई भी कार्य स्थल पर है, तो वहां पर डिसाइड होता है कि भाई मंगलवार को आप लोग की छुट्टी रहेगी, बौद्ध पूर्णिमा के दिन आपकी छुट्टी रहेगी, महाशिवरात्रि के दिन आपकी, जैसा भी जो भी उन लोग डिसाइड करते हैं, तो इस छुट्टी के अलावा बोला जा रहा है, ठीक है। तो इस धारा के अधीन जो व्यथित महिला है उसको मंजूर की गई जो छुट्टी है कि हाँ तुम्हारे पास अभी बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है, इस वजह से तुम रेस्ट करना चाहती हो, तो वह जो छुट्टी लेगी ना वह अतिरिक्त छुट्टी में काउंट होगा। आया क्या आपने को समझ में। चलिए अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला जा रहा है, उपधारा 1 के अधीन यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति की सिफारिश पर नियोजक उपधारा के अधीन की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करेगा और कार्यान्वयन की रिपोर्ट यथास्थिति आंतरिक समिति स्थानीय समिति को भेजेगा। मतलब वो जो भी सिफारिश उन्होंने किया वो नियोजक को मानना है, मानने के बाद उस रिपोर्ट वो क्या करेंगे, तत्काल प्रभाव से जो आंतरिक समिति उसको भेजेंगे, और वहां पर जो भी समिति बनी हुई है उस टाइम पर, ठीक है, उसको भेजने का काम ये क्या करेगा। तो यहां तक चीजें हमारी क्लियर। अब देखिए अगला पॉइंट क्या बोला जा रहा है। अब यहां पर बताया गया है आपके जांच के रिपोर्ट के बारे में। तो जांच के रिपोर्ट के बारे में क्या बताया गया, देखिए बोला जा रहा है इस अधिनियम के अधीन जांच पूरा होने पर यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति अपने निष्कर्षों की एक रिपोर्ट क्या करेगी। अब क्या हो गया, यहाँ पर जांच तो इन्होंने कंप्लीट कर लिया ना, तो रिपोर्ट तो बनाएंगे ही, तो उस रिपोर्ट को यथास्थिति नियोजक या जिला अधिकारी को जांच के पूरा होने की तारीख से 10 दिन की अवधि के भीतर, देखो यहाँ पर इतने सारे डाटा आपके आ रहे हैं ना, 90 दिन के भीतर, 3 माह के भीतर, 10 दिन के भीतर, तो यहीं से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं बेटा। तो इसको आपको एकदम अच्छे से नोट करना है, एक नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए आप लोग, जहां पर एक एक पॉइंट को कर करके लिखते जाओ कि किस चीज के लिए 10 दिन की अवधि दी गई है, किस चीज के लिए 90 दिन की। जैसे कि अभी हमने क्या देखा था, जो भी लोग जांच की क्रिया चालू कर रहे हैं वो 90 दिन के अंदर में खत्म हो जाना चाहिए, तो इसको एक पॉइंट करके एरो बना करके लिख लो, ठीक है। यहां पर एक नया पॉइंट अपने को देखने को मिला, क्या पॉइंट, कि यहां पर बोला जा रहा है जो जिला अधिकारी है वो जांच को पूरा होने की तारीख से 10 दिन की अवधि के भीतर क्या करेगा, उपलब्ध कराएगा। क्या उपलब्ध कराएगा, रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा, ठीक है, और रिपोर्ट संबंधी पक्षकारों को उपलब्ध कराई जाएगी। बात आ गया क्या अपने को समझ
समझ में? तो जो भी जांच हुआ है उसका रिपोर्ट कितने दिन के भीतर उपलब्ध कराना है? तो वह 10 दिन के भीतर उपलब्ध कराना है। बात आ गई क्या अपने को समझ में? चलिए आगे पॉइंट क्या बोला जा रहा है, देखिए, यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्याशी के विरुद्ध अभिकथन साबित नहीं किया गया, मान लो जो उसके ऊपर आरोप लगाया गया वो प्रूव नहीं हुआ है ना, तब वहां नियोजक और जिला अधिकारी को यह सिफारिश करेगी, वहां जो नियोजक और जिला अधिकारी को यह सिफारिश करेगी कि मामले में कोई कार्यवाही की जानी अपेक्षित नहीं है। बात आया क्या समझ में? मान लो दोष सिद्ध हो गया तब तो फिर उस पर एक्शन ही एक्शन है, जितना पैसा मांगेगी जो मांगेगी वो देना है। और मान लो नहीं सिद्ध हो पाया तब उस कंडीशन में जो नियोजक है जिला अधिकारी को यह सिफारिश करेगा कि आप इस कार्रवाई को यहीं पर रोक दीजिए, क्योंकि नहीं चाहते हैं हम कि इस पर कोई भी और चर्चा हो या फिर बात को और ज्यादा लंबा खींचा जाए। आगे समझ में? अब देखिए, प्रत्याशी को लागू सेवा नियमों के उपबंध के अनुसार कदाचार के रूप में जहां ऐसे सेवा नियम नहीं बनाए गए हैं वहां ऐसी रीति में जो विहित की जाए लैंगिक उत्पीड़न के लिए कार्रवाई की जाएगी। प्रूफ हो गया तब तो कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, प्रत्याशी को लागू सेवा नियम में किसी बात के होते हुए प्रत्याशी के वेतन या मजदूरी से व्यथित महिला या उसके विधिक वारिस को संदत्त किए जाने वाली ऐसी राशि जो वह समुचित समझे कटौती करने जो धारा 15 के उपबंध के अनुसार आधारित है। मतलब यह है कि मान लो उसका आरोप सिद्ध हो गया, तब उस कंडीशन में प्रत्याशी क्या करेगा, जितना भी उसको पैसा मिलता है, जितना भी उसकी सैलरी है, जितना भी उसका वेतन है ना, उसमें से पैसा जितना वो चाहे उतना कटौती करवाकर महिला को दे सकता है या महिला के जो भी वारिस होंगे उसको दे सकता है। देना पड़ेगा ऐसा बोलना चाहिए, ठीक है, जितना भी वो सही समझे, जितनी भी उसकी सैलरी है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर? अब देखिए, परंतु यदि नियोजक प्रत्याशी के कर्तव्य से अनुपस्थित रहने या नियोजक के समाप्त हो जाने के कारण उसके वेतन से ऐसी कटौती करने में असमर्थ है तो वह व्यथित महिला को ऐसी राशि का संदाय करने का प्रत्याशी को निर्देश दे सकेगा। मान लो कटौती नहीं कर सकता है, वो डेली कटौती नहीं हो सकता है, तब उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, एक मुफ्त राशि उसको देना पड़ेगा। क्लियर? यदि प्रत्याशी खंड पपद निर्दिष्ट राशि का संदाय करने में असफल रहता है तो यथास्थिति आंतरिक समिति या समिति संबंध जिलाधिकारी को भू राजस्व के बकाया के रूप में राशि के वसूली के लिए आदेश भेज सकेगी। मान लो प्यार से दे दिया पैसा तो ठीक है, अब प्यार से वो पैसा नहीं दे पा रहा है, चाहे उसको किस्त में पटाना पड़े, चाहे कटौती के रूप में पटाना पड़े, चाहे एक मुश्त पैसा देना पड़े, वो किसी भी कंडीशन में कोई भी पैसा नहीं दे सकता है, मैं नहीं दे सकता ऐसा बोल दे रहा है साफ साफ। तो उस कंडीशन में क्या करेगा, जो भी आपकी समिति रहेगी है ना, वो भू राजस्व के बकाया के रूप में राशि की वसूली के लिए आदेश भेज सकती है कि अब तुम जाओ और जिस तरीके से तुम वसूल कर सकते हो उस आदमी से उतना पैसा वसूल करके लाओ। आगे क्या समझ में? चलिए, नियोजक या जिला अधिकारी उसके द्वारा सिफारिश की प्राप्ति के 60 दिन के भीतर उस पर कार्यवाही करेगी। यहां तक अपने को चीजें क्या समझ आ गया? देखो, नियोजक या जिला अधिकारी उसके द्वारा सिफारिश की प्राप्ति के 60 दिन के भीतर उस पर कार्यवाही करना चालू कर देगा। मान लो वो जो भी उसके कंडीशंस रखे गए उसको फॉलो नहीं कर रहा है, वो नहीं मान रहा है, इतना पैसा मैं नहीं दे सकता बोल रहा है, हाँ, तो अब उस पर कार्यवाही होगी और ये जो कार्यवाही है वो भी 60 दिन के भीतर चालू हो जाएगा। मतलब 60 दिन तक उसको सोचने का समय देगा कि तुम अभी एक बार फिर से सोच लो, तुम्हारे पास टाइम है, तुम दोगे कि नहीं दोगे। अगर वो अभी भी यही बोल रहा है कि मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दे सकता, हाँ, तो फिर क्या करना है, तो नियोजक और जिला अधिकारी है उसके द्वारा सिफारिश की प्राप्ति के 60 दिन उसकी जो जुबान है उसने जो बोल दिया उसको सुनने के बाद 60 दिन के भीतर उस पर क्या करना चालू कर देगा, कार्यवाही करना चालू कर देगा। तो यह पॉइंट भी हमारे यहां से क्लियर हो गया। चलिए आगे क्या बताया जा रहा है, देखिए, ठीक, देखो 14 नंबर पर क्या बोल रहा है, ये रहा हमारा 14वां नंबर है ना, एक सेकंड, यहाँ पर बात हो रही है मिथ्या या द्वेषपूर्ण परिवाद या मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड की। अब यहाँ पर देखो बात थोड़ी अलग हो जाएगी ना, क्यों अलग हो जाएगी, तो जहाँ यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्याशी के विरुद्ध अभिकथन द्वेषपूर्ण है या व्यथित महिला परिवाद करने वाले किसी अन्य व्यक्ति ने परिवाद उसे मिथ्या जानते हुए की है या व्यथित महिला या परिवाद करने वाले किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कुटरचित या फिर भ्रामक दस्तावेज पेश किया है, तो यथास्थिति नियोजक या जिला अधिकारी उस महिला या व्यक्ति के विरुद्ध जिसने यथास्थिति धारा 9 की उपधारा 2 के अधीन परिवाद किया है उसे लागू सेवा नियमों के उपबंध के अनुसार या ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं है वहां ऐसी रीति में जो विहित की जाए कार्रवाई करने के लिए सिफारिश करेगी। वही बात बोल रहा है सीधा सीधा कि मान लीजिए किसी महिला ने किसी पुरुष को फंसाने के लिए ऐसा आरोप उसके ऊपर लगा दिया, ठीक है, आरोप लगाया वहां तक भी ठीक है, लेकिन आरोप लगाने के बाद जो जो प्रूफ चाहिए वो भी उसने फेक प्रूफ भी बना लिए हैं और उस प्रूफ को क्या कर दी है, इस समिति के सामने प्रस्तुत भी कर ली है ताकि जो आरोपी है वो पूरी तरीके से फंस जाए। तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाएगा, मान लो ये बात प्रूफ हो जाता है,
सिद्ध हो जाता है कि महिला झूठ बोल रही है या महिला की तरफ से कोई और आदमी मान लो उसके लिए परिवाद क्या है रिपोर्ट करने गया था, तो उस आदमी के खिलाफ या उस महिला के खिलाफ जो भी झूठा आरोप लगा रही है किसी के ऊपर, है ना, ये प्रूफ हो चुका है, तो उस महिला के खिलाफ अब क्या होगा, कार्यवाही होगा। क्लियर है क्या चीजें? परंतु है ना, परंतु किसी परिवाद को सिद्ध करने या पर्याप्त सबूत उपलब्ध कराने में मात्र असमर्थता इस धारा के अधीन परिवादकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही को आकर्षित नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट भी बोला गया है कि जैसे कि महिला ने सारे प्रूफ बता दिए, अब वो जो प्रूफ थे वो झूठे थे, यह प्रूफ हो गया, तो महिला के खिलाफ क्या हो जाएगा, कार्यवाही होगा। लेकिन मान लो कंडीशन ऐसी बन गई कि महिला सामने वाले के ऊपर आरोप तो लगा रही है कि इसने मेरे साथ गलत किया है, लेकिन महिला के पास उस टाइम पर कोई प्रूफ नहीं है, तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि महिला के पास सबूत नहीं है तो महिला झूठ बोल रही है। आया क्या समझ में? परंतु यह किसी कार्यवाही की सिफारिश किए जाने से पूर्व विहित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाने के पश्चात परिवादकर्ता की ओर से द्वेषपूर्ण आशय सिद्ध किया जाएगा। बात आ गया कि अपने को समझ में? तब इस कंडीशन में महिला पर कोई कार्यवाही नहीं होगा, क्योंकि वो तो प्रूफ नहीं दे पाई ना, ये थोड़ी ना सिद्ध हुआ है कि महिला झूठ बोल रही है। चीजें क्लियर? यहाँ यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि जांच के दौरान किसी साक्षी ने जो भी प्रूफ था मिथ्या साक्ष्य दिया है, ठीक है, झूठा साक्ष्य दिया है, कोई मान लो गवाही देने गया है, अब वो झूठ मूठ का गवाही दिया है, या कोई कूट रचित भ्रामक दस्तावेज पेश किया, जानबूझकर झूठा चीज बता दिया, तो वहां यथास्थिति साक्षी के नियोजक या जिलाधिकारी को उक्त साक्षी को लागू सेवा नियम के उपबंध के अनुसार जहां ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं है वहां ऐसी रीति में जो विहित की जाए कार्यवाही करने के लिए सिफारिश करेगा। प्रूफ हो गया मतलब तो फिर जो रिपोर्ट करने वाले वो चला जाएगा लंबे के भाव में। आया क्या समझ में? अब यहाँ पर देखो प्रतिकर का अवधारणा के बारे में क्या बोला जा रहा है, तो ध्यान देंगे। प्रतिकर का अवधारण धारा 13 की उपधारा 2 के खंड 2 के अधीन व्यथित महिला को, जो व्यथित महिला है उसको संदत्त की जाने वाली राशियों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति निम्नलिखित को ध्यान में रखेगी। क्या ध्यान में रखेगी बेटा? तो जो भी पैसा वो मांग रही है ना, जो भी खर्चा हुआ है, तो खर्चा वो किस बेस पर मांगेगी, तो इसके लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा कि व्यथित महिला को पहुंचाए गए मानसिक आघात, पीड़ा, यातना, भावनात्मक कष्ट, मतलब महिला के ऊपर क्या किया गया, मानसिक रूप से टॉर्चर किया गया है, पीड़ा दिया गया है, यातना दिया गया, भावनात्मक टॉर्चर किया गया उसको, ठीक है। दूसरा, लैंगिक उत्पीड़न की घटना के कारण वृत्ति के अवसर की हानि, यह भी है। तीसरा, पीड़ित द्वारा शारीरिक या मन चिकित्सक उपचार के लिए उपगत चिकित्सक, अब या जो भी पैसा खर्चा हुआ डॉक्टर के पास इलाज भी तो करवाने गए थे ना अपन, ठीक है। और चौथे नंबर पर है प्रत्यर्थी की आय या वित्तीय प्रतिस्थिति, प्रत्यर्थी की आय के अकॉर्डिंग चीजें होंगी, है ना, मतलब जो आरोपी है उसको जितना भी पैसा मिलता होगा उस आधार पर फिर क्या किया जाएगा, उसकी कटौती की जाएगी कि तुमको अपने वेतन में से इतना इतना पैसा देना पड़ेगा, ठीक। एक मुश्त या किस्तों में संदाय, अब यहाँ पर यह भी बताया गया है कि पैसा आप जिस तरीके से देना चाहें आपके ऊपर है। अगर आप बोल रहे हो कि मैं किस बार में पैसा देकर के झंझट यहीं पर खत्म करता हूँ तो वो भी ठीक है, और आप बोल रहे हो कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं किस्त हर महीने इसको इतना इतना पैसा दे दूंगा, तो वो भी है, ठीक है। तो दोनों की सुविधा यहाँ पर क्या की जाएगी, दी जाएगी। तो बात यहाँ तक हमारी क्या समझ में आ गई? चलिए आगे क्या बोला जा रहा है, देखो यहां पर बताया जा रहा है परिवाद के अंतर्वस्तु और जांच कार्यवाही के बारे में। क्या बताया जा रहा है, एक सेकंड, ये बड़ा कष्ट होता है इसमें बनाने में भाई। चलिए पर आप लोग के लिए ठीक है। देखो इतना कष्ट तुम लोग के लिए झेला जा रहा है, तो बदले में तुम लोगों से एक लाइक की उम्मीद कर सकती हूँ ना मैं, तो लाइक जरूर से करें, कमेंट जरूर करें और शेयर भी जरूर से करें, ठीक है। चलिए देखिए जैसे ही बारिश यहाँ पर बंद होती है, लाइट आती है, फिर मैं आप लोग का लाइव क्लास ले लूँगी, है ना, पर आगे के मुद्दे पर होगा ताकि आप लोग का पढ़ाई रुके ना, इस कारण से इस प्रकार से वीडियो आप लोग के लिए लाया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि समय का भरोसा नहीं, कब एग्जाम हो जाए आप लोग का, ठीक। चलिए देखिए क्या बोला जा रहा है, परिवाद की अंतर्वस्तु और जांच कार्यवाही के प्रकाशन या सार्वजनिक करने पर प्रतिषेध। अब यहाँ पर देखो यह पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा, बोलना ये चाह रहा है कि सूचना का अधिकार 2005 में किसी बात के होते हुए भी धारा 9 के अधीन किए गए परिवाद की अंतर्वस्तु व्यथित महिला, प्रत्यर्थी, साथी के आंतरिक समिति, स्थानीय समिति की सिफारिश तथा इस अधिनियम के अधीन नियोजक या जिलाधिकारी द्वारा दी गई कार्यवाही को
किसी भी रीति में प्रकाशित, प्रेस, मीडिया संसूचित, सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। कोर्ट में यहाँ प्रश्न आ जाएगा, आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि घर का मामला है, ठीक है ना, घर का मामला है, मतलब इनका पर्सनल मैटर है ना, इसको किसी पब्लिकली आप नहीं ला सकते हो बाहर। तो यही चीज बोला जा रहा है कि आप उसको मीडिया के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। बात आ गया कि आपने को समझ में? आगे देखो, परिवाद के अंतर्वस्तु और जांच कार्यवाही के प्रकाशन के बारे में क्या बोला जा रहा है। तो परिवाद के अंतर्वस्तु, जांच कार्यवाही के प्रकाशन या सार्वजनिक करने के लिए शास्ति। अब यहाँ पर मान लो आप सार्वजनिक, जैसे कि आपने देखा होगा फिल्म में, मूवी वगैरह जब चलती है तो हीरो हीरोइन के बारे में जब ऐसे मुद्दे निकलते हैं तो एकदम आराम से पब्लिकली अनाउंस हो जाता है, ठीक है, लोगों को पता चल जाता है, होता है ना ऐसा। तो यहाँ पर भी कुछ नियम है उसके लिए कि अगर मान लीजिए आप कार्यवाहियों को प्रकाशन करना चाहते हैं या सार्वजनिक करना चाहते हैं तो उसके लिए दंड की बात की, शास्ति मतलब होता है दंड। तो कैसे दंड मिलेंगे आपको? तो जहां कोई व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के उपबंध के अधीन परिवाद, जांच या किन्हीं सिफारिश की जाने वाली कार्यवाही का संचालन करने, उस पर कार्यवाही करने का कर्तव्य सौंपा गया है। मान लो जिस भी व्यक्ति को यह दिया गया है कि आपको कार्यवाही का संचालन करना है, कार्यवाही करने का जो कर्तव्य है वो आपको है, ठीक है। तो धारा 16 के उपबंध का उल्लंघन करता है, वहां उस उक्त व्यक्ति को लागू सेवा नियमों के उपबंध के अनुसार, जहां ऐसी सेवा नियम विद्यमान नहीं है, ऐसी रीति में जो विहित की जाए शास्ति के लिए दायी होगा। बात आया क्या समझ में? तो यहाँ पर दंड किसको मिलेगा, समझ आया आपको? तो इस लाइन को पढ़ने के बाद आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि मान लो ऐसी कार्यवाही पब्लिक में गई है ना, सार्वजनिक हुई, तो यह पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी है ना वो कार्यवाही कर्ता के ऊपर जाएगा, मतलब जो यह कार्यवाही का संचालन कर रहा है, आ रहा है समझ में? तो उसके ऊपर फिर दोष लगेगा और फिर उसके ऊपर कार्यवाही किया जाएगा। बात आया क्या समझ में? वहां से बाहर निकलने के बाद अगर आप मीडिया में जाकर के अपनी बात रखना चाहते हैं वो अलग बात है। आया क्या समझ में? चलिए आगे पॉइंट क्या बोला जा रहा है, देखिए धारा 18 अपील की बात कर रहे हैं बेटा। यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है? तो धारा 13 की उपधारा 2 के अधीन, धारा 13 की उपधारा 3 के खंड 1 के अधीन, धारा 14 की उपधारा 1 या उपधारा 2 या धारा 17 के अधीन की गई सिफारिश या ऐसी सिफारिश को क्रियान्वित न किए जाने से व्यथित कोई व्यक्ति उस व्यक्ति को लागू सेवा नियम के उपबंध के अनुसार न्यायालय या अधिकरण को अपील कर सकेगा। मान लो वो गया है अपील करने के लिए, लेकिन क्या किया जा रहा है, ऐसी सिफारिश को क्रियान्वित वो कर ही नहीं रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या कर सकता है? तो वह जो व्यक्ति है वो नियमों के उपबंध के अनुसार न्यायालय या अधिकरण को अपील कर सकेगा, या ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं है वहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना व्यथित व्यक्ति ऐसी रीति में अपील कर सकेगा जो विहित किया जाए। तो यह पॉइंट भी हमारे यहाँ पर से क्लियर हो गया। अब देखो उपधारा 1 के अधीन अपील सिफारिश के 90 दिन की अवधि के भीतर ही किया जाएगा। यह पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि मान लीजिए आप अपील करना चाह रहे हैं न्यायालय में जाकर के, तो यह अपील भी आप कब करेंगे? तो सिफारिश के 90 दिन की अवधि के भीतर। मान लो आपने कहीं सिफारिश किया, एक्शन नहीं हो रहा है, तो उस सिफारिश को आपने जिस डेट में किया है उसके 90 दिन के भीतर ही जाकर के आपको न्यायालय में क्या करना पड़ेगा? अपील करना पड़ेगा, तब फिर आपकी कार्यवाही वहां से चालू हो जाएगी। बात आ गई अपने यहां पर समझ में? चलिए अब अध्याय 6 में क्या बोल रहा है ये देखिए। अध्याय 6 उसके बाद फिर आपका अध्याय 7, ठीक है। अध्याय 6 में आपके नियोजक के कर्तव्य बताया गया है। तो नियोजक का क्या कर्तव्य होगा बेटा? तो देखो सबसे पहली बात तो जो मैनेजर हो तुम, ठीक है, वहां के मालिक हो तुम, नियोजक हो तुम, व्यवस्था देखने वाले हो तुम, तो तुम्हारा क्या कर्तव्य बन जाता है? तो सबसे पहले तो तुम्हारा कर्तव्य ये बन जाता है कि कार्यस्थल पर सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराओ, सबसे पहली बात, ठीक है, जिसके अंतर्गत कार्यस्थल पर संपर्क में आने वाले व्यक्ति की सुरक्षा है। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि वहां की महिला पुरुष कैसे सुरक्षित रहेंगे। दूसरा, लैंगिक उत्पीड़न के शास्त्रीय परिणाम की धारा 4 के उपधारा 1 के अधीन आंतरिक समिति का गठन करने वाले आदेश का कार्यस्थल में किसी सहज दृश्य स्थापन पर प्रदर्शित करेगा। क्लियर है ये भी चीजें। तीसरा क्या बोला जा रहा है? देखो इस अधिनियम के उपबंध से कर्मचारी को सुग्राही बनाने के लिए नियमित अंतराल पर, इस अधिनियम के उपबंध में जो कर्मचारी हैं उनको सुग्राही बनाने के लिए नियमित अंतराल पर कार्यशाला, जागरूकता कार्यक्रम, आंतरिक समिति के सदस्य के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम, ऐसी रीति है जो विहित की जाए, आयोजित किया जाए, मतलब कार्यस्थल पर ही। इस प्रकार का अगर मान लीजिए किसी के मन में चल भी रहा है कि हम ऐसा कुछ करें, है ना, तो उनकी उस सोच को आप कैसे रोक सकते हो? तो समय समय पर उन लोग को जागरूक करने के लिए कोई सभा समिति करवाओ, ठीक है, कोई क्या बोलना चाहिए, ऐसे होता है ना मीटिंग वीटिंग, इन सब का कार्यक्रम का आयोजन कीजिए, जागरूकता कार्यक्रम, ताकि लोग अगर कोई ऐसा कुछ सोच भी रहे है ना तो वह सोच उसका वहीं का वहीं धरा रह जाए कि इसका दुष्परिणाम क्या होगा। आया क्या समझ में? नेक्स्ट है यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति के परिवादों पर कार्यवाही करने और जांच संचालन करने के लिए आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराना। मान लो ऐसा कोई केस आ गया तुम्हारे कार्यस्थल पर, तब वहां पर तुम अपने मेरी फैक्ट्री की बदनामी होगी, मेरे कारखाने की बदनामी होगी, ऐसा ना सोचते हुए आपका क्या फर्ज बनता है कि जो समिति गई है जांच करने के लिए तो आप उनके साथ कॉपरेट करें। आया ना समझ में? उनको जो सुविधा चाहिए, जो जानकारी चाहिए वो उनको आप दो। क्लियर?
आगे बताया जा रहा है, यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति के समक्ष प्रत्यर्थी या साक्षियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने में सहायता करेगा। वो रोकेगा टोकेगा नहीं किसी को कि तुम गवाही मत देना, नहीं तो बदनामी हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है उसको। उसको क्या करना है कि अगर प्रत्यर्थी या साक्षी की उपस्थिति है तो उसको आप सुनिश्चित कीजिए, सहायता कीजिए उनकी रिपोर्ट को शामिल करने में। आया समझ में? यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा जो धारा 9 की उपधारा 1 के अधीन परिवाद को ध्यान में रखकर अपेक्षित हो। ठीक है, तो जो भी जानकारी तुमको पता है सही से उनको बताओ। महिला को यदि वह भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपराध के संबंध में कोई परिवाद फाइल करने का इस प्रकार चयन करती है तो उसको सहायता देना है। महिला मान लो आपको जाकर सबसे पहले बताएगी कि मैं यहाँ काम करने आई थी सर, ऐसा में ऐसा हुआ, तो आपका फर्ज वहां पर क्या बनता है कि उस महिला को ना कि पैसा देकर आप चुप कराओ, बल्कि उस महिला की हेल्प कीजिए। किस चीज में हेल्प कीजिए? परिवाद फाइल कराने में हेल्प कीजिए। ठीक है, उस कार्यस्थल में जहां लैंगिक उत्पीड़न की घटना हुई थी, अपराधकर्ता के विरुद्ध यदि व्यथित महिला ऐसी वांछा करती है जहां अपराधकर्ता कोई कर्मचारी नहीं है, भारतीय दंड संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कार्यवाही आरंभ किया जाएगा। वो तो महिला बताएगी ना किसने अनहोनी किया है। लैंगिक उत्पीड़न के सेवा नियमों के अधीन कदाचार मानेगा और ऐसा कदाचार के लिए कार्यवाही भी आरंभ करेगा। ठीक, आंतरिक समिति द्वारा रिपोर्टों को समय पर प्रस्तुत किए जाने को मॉनिटर भी करेगा। तो यह सारी काम उसको करना पड़ेगा, ये सब उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम्हारे अंदर में ही आई है वो करने के लिए, है ना। अब यहाँ पर देखो अध्याय 8 में क्या बताया गया है। अच्छा, पहले थोड़ा सा जिला अधिकारी के कर्तव्य और शक्ति की हम बात कर लेते हैं। तो जिला अधिकारी जो रहेगा उसके कर्तव्य और शक्ति के बारे में आपने ध्यान रखना है कि जिला अधिकारी का कर्तव्य और शक्ति, सबसे पहले तो जो जिला अधिकारी है स्थानीय समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के समय से दिए जाने को मॉनिटर करेगा। सबसे पहली बात, सबसे पहला काम क्या होगा, स्थानीय समिति का कोई रिपोर्ट बनाएगा और रिपोर्ट बना करके जिला अधिकारी को देगा। दूसरा, ऐसा उपाय करेगा जो लैंगिक उत्पीड़न और महिलाओं के अधिकारों के संबंध में जागरूक सृजित करने के लिए गैर सरकारी संगठन मतलब बेटा जो एनजीओ वगैरह आपका होता है, ठीक है, तो गैर सरकारी संगठन को लगाने के लिए आवश्यक हो, तो यह किसकी जिम्मेदारी है? यह आपके जिलाधिकारी की जिम्मेदारी है। ठीक है, उनकी कर्तव्य है। अध्याय 8 में प्रकीर्ण के बारे में बताया गया है। तो प्रकीर्ण के बारे में क्या बताया गया, तो ध्यान देंगे। सबसे पहली बात, सूचना मांगने और अभिलेखों का निरीक्षण करने की शक्ति। जो भी सूचना चाहिए आपको देना पड़ेगा, निरीक्षण करना है, करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या बताया गया, देखिए। समुचित सरकार मतलब मैंने बताया दिया ना, सरकार के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, चाहे आप केंद्र सरकार ले लो, राज्य सरकार ले लो, उस कार्यस्थल का नियोजक को ले लो, जो भी है। ठीक है, जो मेन चीज है उसकी बात हो रही है। तो समुचित सरकार, यह समाधान हो जाने पर ऐसा करना लोकहित में या कार्यस्थल पर महिला कर्मचारी के हित में आवश्यक है। लिखित आदेश द्वारा क्या है, तो किसी नियोजक या जिलाधिकारी से लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में ऐसी लिखित सूचना प्रस्तुत करने की मांग कर सकेगी जो उसे अपेक्षित हो। मतलब अगर यह प्रूफ हो गया है तो जो भी नियोजक है या जिलाधिकारी है उसे लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में वह लिखित सूचना का डिमांड कर सकता है। ठीक, दूसरा, लैंगिक उत्पीड़न की जांच करने के संबंध में नियुक्त किसी अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह निरीक्षण का रिपोर्ट प्रस्तुत करे। तो जो रिपोर्ट मांगा है वो तो मांग ही सकता है ना, उनका अधिकार है कि आप रिपोर्ट मांग सकते हो। ठीक, लेकिन रिपोर्ट देना किसका कर्तव्य होगा बेटा, तो लैंगिक उत्पीड़न की जांच करने के संबंध में नियुक्त किसी अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह उसका रिपोर्ट दे। क्लियर है यहाँ तक चीजें? अब देखिए, अधिनियम के उपबंध में अनुपालन करने के लिए क्या दंड है, तो यह भी आप देखिए। मान लीजिए अधिनियम है जिसके कुछ नियम आपको बताए गए, लेकिन आप उसका पालन नहीं कर रहे हो, अनुपालन कर रहे हो, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो दंड होगा ना। तो यदि कोई नियोजक है जो अनुपालन नहीं कर रहा है तो उसके लिए क्या दंड होगा, तो आंतरिक समिति का गठन करने में असफल रहता है, इसके लिए क्या दंड है, तो जो नियोजक है तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम आंतरिक समिति का गठन करो। दूसरा, कार्यवाही करने में असफल है तब भी आप दंडित होंगे। यदि वह इस अधिनियम के उपबंध की अवहेलना करता है या अवहेलना करने की कोशिश करता है या इस हेतु दुष्प्रेरित करता है तो इस स्थिति में 50,000 रुपए तक का जुर्माना तुमको दिया जाएगा। मतलब अगर तुम नियोजक हो, तुम्हारे यहाँ यह कांड हुआ है तो, और तुम जानते हुए भी क्या बन रहे हो, एकदम भोले भाले बन रहे हो, इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, ना उनकी किसी प्रकार की हेल्प कर रहे हो, हाँ, तो इस कंडीशन में तुमको 50,000 रुपए की राशि क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। आगे समझ में? तो जुर्माना कितना का होगा बेटा, इसको आप नोट डाउन करेंगे। तो नियोजक अगर अनुपालन करता है तो उस कंडीशन में उसको 50,000 की राशि जुर्माने के रूप में देना पड़ेगा। यह पॉइंट आपको याद रखना है। चीजें यहां तक भी हमारी क्लियर हो गई है। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया जा रहा है ये देखो थोड़ा सा, है ना।
न्यायालय द्वारा अपराध के संज्ञान की बात करता है। क्या बोला जा रहा है? तो कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन बनाए गए उपबंध के अनुसार दंडनीय अपराध संज्ञान व्यथित महिला, आंतरिक समिति और स्थानीय समिति द्वारा निमित्त किसी व्यक्ति के शिकायत पर ही लेगी। अब न्यायालय क्या करेगा? जो भी अपराध के लिए संज्ञान देगा, जो भी दंड देगा, तो दंड किस बेस पर देगा बेटा? तो दंड वो देगा जो भी आपकी समिति रिपोर्ट देगी उसके आधार पर, महिला जो बताएगी उसके आधार पर। फाइनली रिपोर्ट ही तो न्यायालय के सामने प्रस्तुत होगा ना, उस रिपोर्ट के आधार पर डिसाइड करेगी कि किस प्रकार का उसको क्या करना है, उसको सजा देना है। ठीक है। मामले का विचारण महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। यह पॉइंट आप नोट कर लेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी मामला होगा रिपोर्ट को देखेगा, सुनेगा, उसके बाद फिर उस पर विचार करना है अब अपने को, क्योंकि डिसीजन सुनाना है। तो विचार करेगा कौन? तो विचार करने का जो काम रहेगा वो महानगर के मजिस्ट्रेट या फिर फर्स्ट ग्रेड प्रथम श्रेणी का जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा वो करेगा। क्लियर। तीसरा पॉइंट बोल रहा है अधिनियम के अधीन अपराध असंज्ञेय होगा। तो यह भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब किसी भी प्रकार का आप उसमें क्या नहीं कर सकते हैं, बोलते हैं ना थोड़ा सा सुलटा लेते हैं खर्चा पानी लेकर के, तो यह वाला चीज यहाँ पर किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की जाएगी, मतलब समझाइश की कोई गुंजाइश यहाँ पर नहीं होगा। बात समझ आ गया? चलो अब देखो धारा 29 क्या बोल रहा है बेटा? तो समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति की बात करता है। तो केंद्र सरकार इस अधिनियम के अधीन उपबंध के क्रियान्वयन के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है। ठीक। तो समुचित सरकार के नियम भी कौन बनाएगी? केंद्र सरकार बनाएगी। कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, अब मान लो ये समस्त प्रक्रम जितना भी हुआ, कार्यवाही हुआ, देखिए ना कितना झमेला हो गया है। पहले स्थानीय समिति, आंतरिक समिति, दुनिया भर का रिपोर्ट प्रस्तुत करोगे, जिलाधिकारी के पास जाओगे, तब जाकर वो न्यायालय में जाएगा, फिर रिपोर्ट होगा, फिर विचार होगा, फिर निष्कर्ष निकलेगा, फिर रिजल्ट निकलेगा, फिर दंड मिलेगा, फिर पैसा मिलेगा। ये हमने देखा ना। तो यही सब मामले में कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति किसके पास होगी बच्चे? तो यदि अधिनियम के उपबंध को प्रवृत्त करने में किसी भी प्रकार की बाधा या कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्र सरकार राजपत्र में सूचना प्रकाशित करके उन्हें दूर कर सकेगी। मतलब यह जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी? पूरी तरीके से केंद्र सरकार की हो जाएगी। आगे क्या समझ में? तो इस प्रकार से धारा 30 भी हमारा क्या होता है? कंप्लीट होता है। और जो हमारा टॉपिक निकला हुआ था कौन सा? कि लैंगिक उत्पीड़न कार्यस्थल पर महिलाओं का, यह टॉपिक भी हमारा यहाँ पर से खत्म हो जाता है। तो ये मेरा सेकंड वीडियो है बेटा। पहला वीडियो ऑलरेडी मेरा आ रखा है, तो जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा वो एक बार जाकर के पहला वीडियो भी विजिट कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो या मजा आ गया हो एकदम शानदार जबरदस्त वाला, तो जरूर से लाइक करें। कमेंट करके मेरे को जरूर से बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा। और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए ताकि जब भी एग्जाम हो, एग्जाम से पहले जरूरतमंद तक के वीडियो पहुंच जाए। चीजें क्या क्लियर? चलिए, और जैसे ही बारिश यहाँ पर ऑफ होता है फिर अपन फिर से वही अपना सेम तरीके से डिजिटल बोर्ड के सामने क्या कर लेंगे? वीडियो बनाना चालू कर देंगे। आगे समझ में? तो जरूर से लाइक करें, कमेंट करके मेरे को बताना कोई नहीं भूलेगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या करना है? अपने को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।